हम पिछले हफ्ते एक शेंगेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए मुंबई गए थे। ये जो भी अपॉइंटमेंट का एक्सपीरियंस था वो मेरे पास्ट वीज़ा एक्सपीरियंसेस के कंपैरिजन में बहुत ही अलग था। मैंने पास्ट में वियतनाम वीज़ा के लिए अप्लाई किया और जापान वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वियतनाम वीज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। आपको ऑनलाइन एक फॉर्म मिलता है जहाँ पर आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हो और फिर आपको 2-3 दिनों के बाद ईमेल पे ई वीज़ा मिल जाता है। जापान का सीन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे वीएफएस जाके वहाँ पर इन पर्सन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़े। पर शेंगेन वीज़ा का काम करने के बाद जापान वीज़ा की जो भी प्रोसेस थी वो एक बहुत ही छोटे से बच्चे की तरह फील करता है। शेंगेन वीज़ा के लास्ट दिन तक मेरे जितने स्ट्रेसेस थे वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और एट द एंड मेरी जो डॉक्यूमेंट पाइल थी वो इतनी मोटी हो चुकी थी। 3 साल के बैंक स्टेटमेंट से लेके वहाँ पर जो रहता है उनसे सारे स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स, अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंस के डॉक्यूमेंट्स, ये सब इकट्ठा करने में बहुत सारा टाइम लगा। फिर वो जो कवर लेटर होता है जो आप एम्बेसी को लिखते हो उसमें भी काफ़ी टाइम गया। और उस वीएफएस के ऑफिस में इंटरव्यू राउंड भी होती है और वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो। और थोड़ी सी वटती है क्योंकि ये जो भी ऑफिशियल काम रहते हैं उनमें इन द मोमेंट थोड़ा सा पैनिक आना नॉर्मल है। पर वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमें अपना पासपोर्ट वीएफएस के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है और तब से उस दिन से मुझे पासपोर्ट मिलने तक वो अनसर्टेनिटी होती है कि कहीं वीज़ा ना मिले तो फ़्लाइट टिकट्स का क्या। क्योंकि मैंने जो फ़्लाइट टिकट्स बुक किए थे वो सारे नॉन रिफंडेबल थे और फ़्लाइट टिकट्स पहले ही बुक करना एक नेसेसिटी होती है। उसके बिना अगर आपके डॉक्यूमेंट के शीट्स में फ़्लाइट टिकट की प्रिंट आउट अटैच नहीं है तो आपको वो वीज़ा क्यों देंगे। तो दोनों जाने वाली फ़्लाइट और रिटर्न टिकट की फ़्लाइट ये दोनों मैंने पहले ही बुक करके रखी थी। और कल दोपहर को मुझे माई गेट का नोटिफिकेशन आया कि वीएफएस से कोई कुरियर दे रहा है। मैंने इंस्टेंटली वो पैकेट ऐसे फाड़ा और मुझे सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखा, जो एक अच्छी साइन है क्योंकि यूजुअली अगर शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें एक A4 साइज़ लेटर एम्बेसी से आता है स्टेटिंग कि हमने आपका वीज़ा इन पर्टिकुलर रीजंस के लिए रिजेक्ट किया है। तो वो कोई पेपर नहीं था, सिर्फ पासपोर्ट था। मैंने खोला, शेंगेन वीज़ा मिल गया है, सिर्फ 3 हफ्तों के लिए मिला है, बट दैट इज़ गुड, एटलीस्ट हम जा पाएंगे। अब मैंने शेंगेन वीज़ा क्यों करवाया है उसका रीज़न थोड़ा सा पर्सनल और इमोशनल है। मेरे चाचा जी जर्मनी में रहते हैं और उनकी एक 3 साल की बच्ची है जो मेरी कज़न सिस्टर है और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ। बच्चे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ये मेरे अंकल की जो भी फैमिली है वो यहाँ पर इंडिया विज़िट करने के लिए मेरे प्रेप के जस्ट बाद आए थे। अगर आप मेरे रील्स सबसे फॉलो कर रहे हो तो आपको समवॉट पता होगा कि मैं 10 दिनों के आसपास अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, तो वो उसकी वजह से था। और तब से आज तक 6 महीने गुजर चुके हैं और जब मैं अपने कज़न सिस्टर के साथ वीडियो कॉल पे बात करता हूँ तब भी लगता है कि शी हैज़ ऑलरेडी ग्रोन अप। तो बिफोर शी ग्रोज अप इवन मोर मुझे एक बार जाके उससे मिलना है और इस मॉनसून को एस्केप करने के लिए यूरोप का जो समर है वो भी एक्सपीरियंस करना है। आई फील लाइक इसके बाद यूरोप का समर एक काफ़ी अच्छा चेंज इन पेस होगा। तो हम एग्जैक्टली 1 हफ्ते में जर्मनी जा रहा है, ये मुझे अभी तक बिल्कुल सिंक इन नहीं हुआ है। अब मेरी क्या सीन है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है और ट्रेनिंग का शौक़ है एंड ओवर द इयर्स ये दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करना मुझे धीरे धीरे आने लगा है। हम 2 महीने पहले जब जापान गए थे तो वो मेरे लिए एक प्रॉपर वेकेशन थी जहाँ पर एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर ज़्यादा प्रायोरिटी पे था और ट्रेनिंग एक स्लाइटली कम प्रायोरिटी पे था। पर इस बार सिंस हम सिर्फ फैमिली को मिलने के लिए जा रहे हैं तो मैंने अपने चाचा जी को बोला है कि वो जिस जिम में जाते हैं उनसे इंक्वायर करें कि क्या उस जिम में एक वीकली पास है कि नहीं। एंड हैप्पी टू से कि हमें फ्राइडे टू फ्राइडे का एक वीकली पास मिल गया है, तो हम वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। मे बी वीकेंड पे जब सब फ्री होंगे तब हम ट्रेनिंग को एक बैक सीट पे रख के उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताएंगे। पर यूजुअली मुझे अपने दिमाग में एक जनरल आइडिया है कि हर सुबह की शुरुआत मैं ट्रेनिंग से करूँगा
मे बी हम थोड़ा सा जल्दी उठ के जिम जाएंगे एंड 6 to 7 AM जिम होकर आएंगे और फिर अपना दिन जो भी बचा हुआ टाइम है वो फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे. सो आई फील लाइक इस ट्रिप से हमारे बल्क का मोमेंटम नहीं रुकेगा और हम ट्रेनिंग में जो अच्छा प्रोग्रेस बना रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा. केळी पाहिजेत, केळी 6 केळी पाहिजेत. स्कॅनर देता? थँक्यू. किती झाले? 30 रुपये. गाइस हम लोग आज जिम है ना 9:30 बजे आने वाले थे. टाइम दिखा रहे उसको? टाइम 10:38. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स आज मेरे को प्री वर्कआउट मील थोड़ा एनाबॉलिक करना पड़ा. 1 मोतीचूर का लड्डू एंड 1 केला. बेस्ट कार्ब, बेस्ट शुगर. अच्छा हुआ 2 लड्डू नहीं बोला. खा सकता था मैं. ठीक है. ये Now this is always confusing. अरे यार पेट्रोल का खुल गया वापस. थैंक यू. लेजेंड. एंड आज तो इतना बारिश है ना, आधे लोग आएंगे ही नहीं. एग्जैक्टली. आए तो देख बहुत खाली होगा. लेट्स होप सो. बहुत ही empty होगा. अगर पूरे नहीं आए तो फिर और भी अच्छा ना. प्राइवेट. नॉर्मल क्रिएटिन में परफॉर्मेंस बेनिफिट्स दिखते जरूर है, पर पुअर बायो अवेलेबिलिटी और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट की वजह से हमें सारे बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म नहीं मिलते. इसीलिए मैं मसल ब्लेज का क्रिएम्प इस्तेमाल करता हूँ. मसल ब्लेज के माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिएम्प में यूनिक पेटेंटेड MB क्रिएब्सॉर्ब ब्लेंड है, जिससे क्रिएटिन की स्टेबिलिटी बढ़ती है. ये क्रिएटिन ऑप्टिमाइज्ड मसल गेन और परफॉर्मेंस के लिए आइडियल है. क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी में ATP प्रोड्यूस करने में मदद करता है. ये ATP हमारे मसल्स में स्टोर होता है जो हमारी बॉडी ट्रेनिंग के वक्त एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है. मसल ब्लेज का क्रिएम्प अब वाटरमेलन कूल एड फ्लेवर में अवेलेबल है. इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. Not done yet. Nice. One more. Yeah. Nice. Wanna go for one more? Let's go. Chal. Nice. Beautiful. Chala. Push. Nice. Not done yet. One more. Yeah. Good reps only. Nice. Chal.
इजी। इजी। चल। 2 more bro, 2 more, let's go. One more. Yeah. My chest is gone bro. हाँ My chest is gone bro. ब्रो, है ना? व्हाट अ डे क्या मशीन है? ब्रो। ये घर पे होनी चाहिए मशीन, फिर हम रोज़ टेस्ट करेंगे। वाओ, आज का चेस्ट वर्कआउट हम एक अलग जिम में लगाने के लिए आया है। इस जिम का नाम वॉरियर फिटनेस है, जो मेरे घर से सिर्फ 2 या 3 मिनट दूर लोकेटेड है। द रीज़न कि मैं और देवराज आज चेस्ट ट्रेन करने के लिए इस जिम में आए, इट्स बिकॉज ऑफ वन मशीन। उस कोने में जो इंक्लाइन मशीन है चेस्ट लगाने के लिए, वो इस दुनिया का बेस्ट चेस्ट प्रेस मशीन है। और ये मशीन इतना अच्छा है कि शायद मैं इस जिम में एक एनुअल मेंबरशिप भी खरीदूंगा। अगर पुणे के इस पूरे एरिया में देखा तो इन माय ओपिनियन सिर्फ इवॉल्व और वॉरियर फिटनेस 2 अच्छे जिम्स हैं। और ये बात मैं बहुत रियलिस्टिकली और ऑनेस्टली कह रहा हूँ। इवॉल्व आजकल बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेट होने लगा है। आई डोंट नो इसमें हमारा कितना क्रेडिट जाता है। हम पिछले 4 सालों से इवॉल्व में ट्रेन कर रहा है, इवॉल्व में यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा है और हर दिन एक रील बना रहा है। और इवॉल्व की जो नई सिस्टम है, जो भी नया लेआउट है, उसकी वजह से क्राउड बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। पुराना इवॉल्व अगर आप उसका लेआउट देखोगे तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। इन माय ओपिनियन अगर एक जिम रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में बनी होती है तो क्राउड इतना ज़्यादा फील नहीं होता, और थोड़े से हाई सीलिंग्स होने की वजह से यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। दूसरी चीज़, जिस टाइम पे हम इवॉल्व में ट्रेन करने के लिए जाते हैं वो पीक आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से शूटिंग और पीसफुली ट्रेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। नए जिम्स के बारे में ये मेरी फेवरेट चीज़ है कि हर जिम में एक स्पेशलिटी मशीन होती है। वॉरियर में अगर देखा, यहाँ की केबल स्टैक बहुत अच्छी है, ये चेस्ट प्रेस की मशीन बहुत अच्छी है, और इनके पास एक बहुत ही बढ़िया स्क्वाट की मशीन है जो मैं 2022 के विंटर में बहुत ऑफन लगाता था। सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई फील लाइक हम ये स्विच कंसिडर कर सकते हैं। इस जिम का इन माई ओपिनियन सिर्फ एक डाउनसाइड है, यहाँ पर जो भी लाइट्स है वो येलो लाइट्स है। अगर आप कैमरा और फिल्म मेकिंग की दुनिया में थोड़े से वेल इक्विप्ड हो तो आपको वाइट बैलेंस ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शूट करने के लिए आपके स्किन टोन्स को सबसे अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए वाइट लाइट सबसे ट्रू होता है। येलो लाइट्स की वजह से कभी कभी स्किन के ऊपर एक येलोइश टिंट आता है जो हम पोस्ट में फिक्स नहीं कर सकते। सो अगर हम मे बी कैमरा के ऊपर कस्टम वाइट बैलेंस सेट करेंगे तो हम इस जिम में बहुत अच्छा फुटेज ला पाएंगे। पर ओवरऑल एटमॉस्फेयर वाइज, क्राउड वाइज मुझे ये जिम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो मे बी हम ये स्विच कंसिडर कर सकते हैं। अगर आज के चेस्ट वर्कआउट की बात की तो हम ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। चेस्ट के लिए एक प्रेस और एक फ्लाई, और शोल्डर्स के लिए एक कंपाउंड प्रेस और एक आइसोलेशन। तो सिंस हम एक बहुत ही बढ़िया जिम में हैं, इस प्रेस के लिए हम इंक्लाइन मशीन प्रेस के मे बी 4 से 5 सेट्स लगाएंगे और केबल फ्लाई के 3 से 4 सेट लगाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा चेस्ट का वॉल्यूम 8 सेट्स पे होता है देन आई एम हैप्पी। उन 8 सेट्स को मैं कैसे भी डिवाइड करूँगा ये फील के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट इतनी अच्छी सी फील नहीं होती। उन दिनों पे मैं शायद प्रेस के सिर्फ 2 सेट्स लगाऊंगा पर फ्लाइज के 6 सेट्स लगाऊंगा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे मैं 8 सेट्स स्टिल फेलियर के थ्रू अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ। सो इन माई ओपिनियन एज लॉन्ग एज वॉल्यूम इक्वेटेड है, आप थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर दिन पे लगा सकते हो। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. चेस्ट प्रेस के 5 सेट लगाने की वजह से फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी काफ़ी फ्राई हो गया, इसीलिए हम OHP के लिए यूजुअली जितना वेट इस्तेमाल करते हैं
आज हम ऑब्वियसली उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये नेसेसरली एक बुरी चीज़ नहीं है। मैं एक पावर लिफ्टर नहीं हूँ, मेरे वर्कआउट्स अच्छे जा रहा है कि बुरे, ये समझने के लिए मेरा डे टू डे स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस नंबर 1 मेट्रिक नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं टारगेट मसल को एक्स अमाउंट ऑफ सेट से फेलियर तक लेके जा रहा हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा मेट्रिक होता है। सो इट्स ओके, 25 नहीं गया, स्लो एंड कंट्रोल्ड, इसीलिए हम 20s पे ड्रॉप डाउन करेंगे और एक अच्छा खासा 50 सेकेंड सेट लगाने की कोशिश करेंगे। जस्ट सेइंग, अगर मैं ये फ्रेश करूँगा तो हम OHPs 35 kg डंबल के साथ भी लगा सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं और देवराज इस जिम में चेस्ट ट्रेन करने के लिए आए थे, तो मैंने मशीन का एक सेट लगाने के बाद OHP का एक टॉप सेट लगाया था और उस दिन पे हमें 35 kg के डंबल 8 रेप्स के लिए मिले थे। सो वो कॉन्फिडेंस मेरे दिमाग में है कि अगर मैं चाहता हूँ तो ये जो भी मसल मास मैंने बिल्ड किया है वो मैं स्ट्रेंथ में ट्रांसलेट करके स्ट्रेंथ शोकेस भी कर सकता हूँ। पर मैं इसे किस प्रकार से सोचता हूँ, ये जो भी हमारे 40 to 60 सेकेंड्स टाइम अंडर टेंशन वाले सेट्स होते हैं, उनमें हमारा लोड इतना हैवी नहीं रहता, पर उससे हमारा जो फाउंडेशन है और हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से फॉर्म होता है। स्ट्रेंथ बिल्ड करना यूजिंग लाइटर वेट्स इज़ वन थिंग, और वो जो अक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ है उसे डिस्प्ले करना और पीक करना ये एक अलग चीज़ होती है। अगर आप बहुत पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम्स देखोगे तो वो साल भर 1 rep मैक्सेस नहीं लगाते, वो वॉल्यूम वर्क के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं और जैसे कंपटीशन की डेट पास आते जाती है वॉल्यूम को कम करके फटीग को रिड्यूस करके उस एक दिन पे पीक करते हैं, जिससे उन्हें उस पर्टिकुलर दिन पे इतने सारे साल में उन्होंने जो भी ग्राउंड वर्क किया है वो स्ट्रेंथ वो उस दिन पे डिस्प्ले कर पाएंगे। सो डिस्प्लेइंग स्ट्रेंथ इज़ वन थिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ इज़ वन थिंग। ये जो भी सेट्स है उनसे आई बिलीव कि मैं अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से तगड़ा करता हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मसल टिश्यू पुट ऑन करता हूँ। Not done yet. One more. Yeah, leave. Thank you. Good reps only. Beautiful. चल. Nice. Explode. One more. Yeah. पेन और शोकला। इस बल्क में अगर एक चीज़ अलग है तो वो है प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। ये दो चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर मैं यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स कैसे हुए हैं ये वेरिएबल आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इट्स टफ टू टेल कि इसकी वजह से मेरे गेन्स अच्छे से हो रहा है कि नहीं, बट एटलीस्ट आई नो इट वर्क्स। आपने नोटिस किया होगा घर से निकलने के बाद और जिम पहुंचने के पहले हमने दुकान से 8 केले उठाए। ये केले उठाने की वजह से मेरा जो ग्लाइकोजन रहता है वो ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के जस्ट बाद प्रॉपरली मेंटेन होता है। वो जो केले होते हैं वो मैं हर रोज़ ख़रीदता हूँ। एक केले का वज़न लगभग 80 ग्राम्स होता है।
तो 80 × 4 यानी 320 प्लस 320 ये दोनों मिला के 640 ग्राम्स ऑफ केला मेरे पेट के अंदर जाता है। अगर इसको मैं माई फिटनेस पैल में एंटर करूँगा तो ये लगभग 140 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे 70 ग्राम्स मुझे ट्रेनिंग के पहले मिलता है और 70 ट्रेनिंग के जस्ट बाद मिलता है। इसका लॉजिक ये है कि वॉल्यूम को 6 सेट्स से 8 सेट्स तक बढ़ाने की वजह से मेरी ट्रेनिंग सेशंस अब 60 मिनट्स में ख़त्म नहीं होते। वो यूजुअली लंबा रेस्ट लेने की वजह से एटलीस्ट 90 सेकेंड्स तक जाते हैं और लेग डेज तो कभी कभी 2 घंटे के आसपास चले जाते हैं। अब 90 to 120 मिनट्स सस्टेन्ड एनर्जी और अच्छा जिम परफॉर्मेंस जिम में मेंटेन करने की वजह से एक टाइप का डिमांड क्रिएट हुआ। अगर मैं ट्रेनिंग के पहले लगभग 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि ट्रेनिंग करते वक्त 60 मिनट्स इन वो जो भी ग्लाइकोजन है वो किक इन होता है और मुझे रिमेनिंग सेकेंड हाफ जो जनरली थोड़ा सा मुश्किल सेकेंड हाफ होता है उससे पुश थ्रू करने के लिए कॉन्फिडेंस और एनर्जी मिलती है। और ये इंटेंस ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद मेरे जो भी एनर्जी रिजर्व्स होते हैं वो डिप्लीटेड हो जाते हैं। वर्कआउट के जस्ट बाद गाड़ी में 4 केले होने की वजह से मैं इंस्टेंटली ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद इसे रिप्लेनिश कर सकता हूँ। और केला क्या होता है? वो एक सिंपल कार्ब है, इट इज़ बेसिकली शुगर, उसमें बहुत सारा फ्रुक्टोज होता है, इसीलिए वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत इंस्टेंटली अब्जॉर्ब होता है। इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि डाइजेशन के लिए बहुत सारे घंटे जा रहा है। इट गिव्स मी क्विक एनर्जी एंड क्विक रिप्लेनिशमेंट राइट व्हेन आई नीड इट। एक और एडिशनल बेनिफिट यह है कि इसमें 500 कैलोरीज़ के आसपास होने की वजह से मुझे दिन में ज़्यादा खाना भी नहीं खाना पड़ता। इन अ वे मेरे दिन को कैलोरी वाइज एक हेड स्टार्ट मिलता है। और अल्टीमेटली यार मैं फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक फ्रूट नेचर का डेजर्ट होता है, इट इज़ स्वीट, उससे मेरे सारे स्वीट क्रेविंग्स चले जाते हैं। वो एक नॉन प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, सो आई डोंट सी एनी डाउन साइड्स। Good reps only. एक और परफेक्ट 40 ऑन द डॉट। लैट्स के साथ माइंड मसल कनेक्शन देखो। ट्विच हो रहा है थोड़ा, ये नई डिस्कवरी है, पहले नहीं था इतना मैं आइसोलेट नहीं कर सकता था अपने लैट को। वही मैं कहता हूँ, माइंड मसल कनेक्शन एक स्किल है जिसे डेवलप करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। और स्पेशली बिगिनर्स को अपने बैक के साथ इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं होता। उसके लिए मेरी बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस होगी, अपने सारे मूवमेंट स्लो डाउन करो। जितना आप स्लो डाउन करोगे ना, उतना एक्सटर्नल फैक्टर्स रेंज ऑफ मोशन से हटते जाएंगे। इवन शोल्डर प्रेस के लिए ज़्यादातर लोग लेग ड्राइव इस्तेमाल करके ऐसे शोल्डर प्रेस करते हैं, जिससे बहुत सारे वीकनेसेस क्रिएट होते हैं। जो बॉटम स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन होती है वो लोगों की इतनी अनट्रेंड रह जाती है कि उनको रोटेटर कफ इश्यूज़, शोल्डर पेन, जॉइंट इश्यूज़ ये सारे आने लगते हैं। तो मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ उसे मैं एक प्रकार से बुलेट प्रूफिंग की तरह भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं सारे जॉइंट्स को उनके फुल रेंज ऑफ मोशन तक कंट्रोल में लेके जा रहा हूँ। उसकी वजह से आई हैव ज़ीरो जॉइंट पेन्स जब से मैंने ये टाइप की ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। इवन अगर आप पिछले साल मेरी ट्रेनिंग को देखोगे तो मैं लेग प्रेस ऑल द वे नीचे जाके एक पॉज के साथ ऐसे नहीं लगाता था। लेग एक्सटेंशन ऊपर के पॉइंट पे होल्ड इतना कंट्रोल नहीं करता था। उसकी वजह से कुछ वीकनेसेस रह जाते हैं एंड दोज वीकनेसेस कॉज बिगर इश्यूज़ डाउन द लॉन्ग रन। सो इवन फ्लाइज लगाते वक्त वो जो पेनफुल पोजीशन होती है, ओपन अप करो अपने पेक्स को। मे बी आपको लोड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा, पर रिड्यूस करो एंड बिल्ड बैक अप फ्रॉम देयर। आई फील लाइक वो ट्रू स्ट्रेंथ है। और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन और लेंथेंड पोजीशन दोनों कंट्रोल करने की वजह से वो जो माइंड मसल कनेक्शन का स्किल है वो डेवलप होता है। आई हैव नो आइडिया वेदर माइंड मसल कनेक्शन एक्चुअली हाइपरट्रोफी से रिलेटेड है कि नहीं। शायद ये एक बहुत ब्रो चीज़ भी हो सकती है, पर एटलीस्ट आपको पता है कि आप जो मूवमेंट लगा रहे हो उससे आप सही मसल्स फायर अप कर रहे हो।
हैमस्ट्रिंग कर्ल मैं ऐसे 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 भी लगा सकता हूँ। क्या उससे मेरा हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रहा है, या क्या मैं सिर्फ वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा हूँ विथ एनी टेक्निक पॉसिबल। सो दोनों चीज़ों में आई बिलीव डिफरेंस है। चॉइस आपकी है, क्या आपको ईगो को दूर छोड़ के अपने मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, या क्या आपको मूवमेंट को ट्रेन करना है। समझ रहे हो मेरी बात? गुड रेप्स ओनली। Good reps only. Not done yet. Not done yet. नई मूवमेंट मैंने लास्ट चेस्ट डे से करना चालू किया। इस एक्सरसाइज को लू रेज कहते हैं। LU रेज। चाइनीज़ पावर लिफ्टिंग टीम का जो नेशनल चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन वेट लिफ्टर है, उसका नाम लू शाओंग कुछ तो है। चाइनीज़ में सरनेम है, प्रोनाउंस करना नहीं आता। पर ये एक्सरसाइज पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की दुनिया में बहुत ही फेमस है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतना नहीं, क्योंकि मैं इसे एक कंप्लीट 100% आइसोलेटेड हाइपरट्रोफी मूवमेंट नहीं मानता। इन माई ओपिनियन ये मूवमेंट मुझे क्यों करना है, इट इज़ टू बुलेट प्रूफ माई शोल्डर्स। आई फील लाइक हम जो यूजुअल लैटरल रेज केबल्स के साथ लगाते हैं, उससे हमारा डायनामिक शोल्डर जॉइंट पूरे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं होता। सो एक तीर में दो निशान, ये जो हम हिंदी में कहते हैं, मुझे इस एक्सरसाइज के थ्रू वो अचीव करना है। मुझे इस एक्सरसाइज के थ्रू फेलियर तक जाने से अपने फ्रंट और साइड डेल्ट में एक बहुत अच्छा स्टिमुलस भी मिलता है, और वो जो अननोन रेंजेस ऑफ मोशन होते हैं उससे शोल्डर जॉइंट में बहुत स्टेबिलिटी भी मिलती है। सो केबल लैटरल रेज करने के बजाय OHP करने के बाद हम हमारे शोल्डर आइसोलेशन मूवमेंट के लिए ये लगाएंगे। और अगर आप इस मूवमेंट के ट्यूटोरियल्स YouTube पे देखोगे तो ये मूवमेंट हमेशा बम्पर प्लेट्स के साथ परफॉर्म की जाती है, जस्ट बिकॉज इससे वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग होता है। और ये जो बीच का होल है उसको पकड़ने से आपका पाम एक पर्टिकुलर एंगल में फिक्स्ड होता है। डंबल्स के थ्रू आपकी रिस्ट बहुत मूव करती है, इसके थ्रू इट कांट मूव बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड ऑन दिस प्लेन। सो आई एम होपिंग कि अगले कुछ महीने में ये मूवमेंट लगाने से हमारे शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी और साइज़ दोनों इम्प्रूव होगा। ओनली वन वे टू फाइंड आउट। एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे हफ्तों के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं, एंड वील स्टार्ट स्मॉल। 5 kg है, ज़्यादा वेट की ज़रूरत भी नहीं। Sure. 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 Not done yet. Sure. Not done yet.
फेलियर। चेस्ट के 8 सेट्स, शोल्डर्स के 8 सेट्स, अच्छे कैलोरीज, पंप चेक। आहा, वाओ। इस चेस्ट वर्कआउट को मैं याद रखने वाला हूँ। दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यो क्रेजी, वाओ। और ये भी है, कल के स्लाइटली लो कार्ब इनटेक की वजह से मैं बहुत ही कम वाटर होल्ड कर रहा हूँ। सिंस मैं अपने फिजिक को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, मुझे ये माइनर डिटेल्स दिखाई देते हैं। साइड चेस्ट, बैक, क्लास, परत एकदा खालनं घेतो. नेचुरल लाइटिंग, कोई गिमिक्स नहीं, विंडो से एक साइड से लाइट आ रहा है। वाओ, स्ट्राइएशंस अभी भी दिख रहा है। आ जाओ कोई नहीं। परत एकदा, ब्यूटी, क्लास। साइड चेस्ट अब सॉर्ट हो गया है, मसल मास बढ़ गया है इसका मतलब। इवन शोल्डर्स, फ्रंट रिलैक्स्ड, ब्यूटी। ये हिस्टोरिक है, इस चेस्ट डे को मैं याद रखूंगा। ओह, हम सब याद रखेंगे। ब्यूटी, आई विश मैं यहाँ पर ये निकाल सकता था। लुक एट दैट। ये आई थिंक इंडियन फिटनेस यूट्यूब में सबसे कैलकुलेटेड और मेटिकुलस बल्क है, क्योंकि ये बल्क लगता भी नहीं है, वैसे ही होना चाहिए। प्योर क्वालिटी टिश्यू हम धीरे धीरे पुट ऑन कर रहे हैं। फैट अभी तक अंडर कंट्रोल है। जॉ लाइन देख रहे हो, कुछ फेड नहीं हुआ है। लोग बल्क करते हैं, 1 महीने में उनका चेहरा बलून जैसे दिखने लगता है। सूमो रेसलर। पर हम कोर एथलीट्स हैं। सो रेडी, लेट्स गो। नॉट डन येट। 6 दिन घर पे बचे हैं, हम हर एक ट्रेनिंग सेशन मैक्सिमाइज करेंगे। लेट्स गो।